नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक तरफ हमारा देश कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति अपने चरम पर है। कभी प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तो कभी टूलकिट का जिन्न फिर से बाहर आ जाता है। आखिर कब तक हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम करते रहेंगे? कब कोरोना के विरुद्ध सरकारें एक साथ युद्ध लड़ेंगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि कुछ दिनों पहले पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत ने प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स शुरू कर दी थी। आज वही प्रोटोकॉल जंग एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार किरदार बदल गए। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीएम से बातचीत लाइव टेलीकास्ट हुई, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल की चर्चा टेलीकास्ट करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, तो इस बार आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य टीवी पर लाइव प्रसारित हुआ। पिछली बैठक में सीएम केजरीवाल के लाइव प्रसारण पर आपत्ति थी कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया। आज के प्रोटोकॉल में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत थी। कैसे पता चले कि कौन सी बैठक से लाइव प्रसारण हो सकता है और कौन से में नहीं? एक और पीएम के लाइव टेलीकास्ट पर सियासत हुई, तो दूसरी ओर पात्रा कांग्रेस पर हमलावर हो गए। पैनल डिस्कशंस कॉल द प्रोजेक्ट एज मोदीज पर्सनल हाउस। और मैं डिबेटर हूं, मैं हर दिन डिबेट में जाता हूं पार्टी की तरफ से, और हर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का यही कह रहा होता है, ये तो मोदी का घर है, ये तो मोदी का महल। और यही डिजाइन में लिखा हुआ है कि उसको मोदी का महल और मोदी का पैलेस और मोदी का घर बताइए। कुंभ और ईद में जिस प्रकार की कंपैरिजन करके धर्म को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, मैं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करूंगा, क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम सभी सफर कर रहे हैं और सबका साथ, सबके विकास और विश्वास के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। मगर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की राजनीति, आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए, इस प्रकार की सोच हो सकती है किसी की? बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए इस संकट के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक टूल किट चल रहा है कि किस प्रकार से ये जो महामारी है, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक में भी, उस विपत्ति में भी किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है, उसे जान रही है। आज भी 4000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है कोरोना को लेकर। टूल किट किसने बनाया? टूल किट बीजेपी तैयार करती है। विपक्ष उसका इस्तेमाल अगर ना करे तो क्या करे? कथित फर्जी टूल किट मामले में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची, जिसमें जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई है। उधर केंद्र सरकार के एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तंज मारा। मोदी सिस्टम में जितनी आसानी से सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारी होती है, उतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश आज दर्दनाक स्थिति में ना होता। एक और कोरोना की मार झेल रहा देश, तो दूसरी ओर कोरोना पर जारी सियासत, जो देश में कोरोना की जंग को लगातार कमजोर कर रहा है। कोई भी राज्य हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का राज हो, इंतजाम पूरी तरह से गुल है, लेकिन सियासत फुल है। आज तक ब्यूरो। टूलकिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की साजिश है। यह षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, यह आरोप बीजेपी का है। और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान जारी कर दिया, जो हम लगातार आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। संबित जी खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
संबित पात्रा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, राघव चड्ढा जी और अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक, नमस्कार आप चारों को और चारों का स्वागत। संबित जी, देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है और बीते कुछ दिनों बाद ये राहत की खबर आ रही है कि हम 2,63,000 तक पहुंचे हैं 4 लाख से। ये बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन की कमी की अब बात नहीं हो रही है, अस्पतालों में बेड भी मिल रहे हैं, दवाइयों पर बहुत ज्यादा मारामारी नहीं हो रही है। ऐसे में अगर कोई टूल किट का इस्तेमाल भी करता है, जो सवाल उठाता है, तो सवालों के जवाब हम दे दें। बाकी आपने खुद कहा कि हमारे देश की जनता संबित जी बहुत समझदार है और वो सब समझती है, सबको एक्सपोज करती है। संबित जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने सईद भाई। चूंकि टूल किट को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उस पर ट्वीट भी किया, हमारे मंत्रियों ने भी उस पर ट्वीट किया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो फेक है, ये डॉक्यूमेंट्स अच्छा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को इसका उत्तर देना चाहिए। बहरहाल, आपने जो पहला प्रश्न उठाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा था, मैं उसको यहाँ प्रतिपादित करता। उसमें एक पॉइंट है यूज द फ्रेज लाइक इंडियन स्ट्रेन whenever talking of the new mutant, social media volunteers may call it मोदी स्ट्रेन। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक उसको मोदी स्ट्रेन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसे इंडियन स्ट्रेन के नाम से स्थापित करना है ताकि मोदी जी का नाम खराब हो। मैं आपको 2-4 ट्वीट दिखाऊंगा जो कि आज से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले और 20 दिन पहले के। ये सोनिया फेलेरियो जी हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनकी बेटी है और उन्होंने आज से 5-6 दिन पहले ट्वीट किया हुआ है। मैं ट्वीट पढ़ देता हूं। I have named the so-called Indian variant the Modi variant in honor of the person most directly responsible for it and also because the PM likes to name things after himself। दूसरा ट्वीट में दिखाऊंगा आदरणीय शशि थरूर जी का और ये ट्वीट है 22/4/21 का और उस ट्वीट में शशि थरूर जी ने क्या कहा है, When people of India speak of a double mutation of the Indian variant of the virus, उसके आगे बहुत कुछ लिखा है उन्होंने इंडियन वेरिएंट का। और ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, इंडियन कोरोना वायरस वेरिएंट रीचेस स्विट्जरलैंड। देखिए, आपको पता होगा सही जी, आज तक ने भी अच्छी न्यूज दिखाई थी कि जब WHO में कुछ लोगों ने इसे इंडियन वेरिएंट कहा था, तुरंत WHO ने इसको ऑब्जेक्ट किया और कहा कि साइंटिफिक नाम से पुकारा जाए, B1617 के नाम से, कोई इंडियन वेरिएंट नाम नहीं है। देखिए, कोई भी उसे वुहान वायरस या चाइनीज वायरस नहीं कहता है। आज पूरे विश्व में होड़ लगा हुआ है कि किसके माथे पर यह ठीकरा फोड़ा जाए। जब कोई वुहान वायरस या चाइनीज वायरस का नाम भी लेता है तो उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। 2 मिनट होने वाले हैं, उससे एक्सीड मत कीजिएगा और अगली बार जब मौका आएगा तो फिर खूब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ये सेंटेंस कंप्लीट कर दूंगा। अगर चाइनीज वायरस कोई लिखता है, कोई वुहान वायरस लिखता है, उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। मगर इंडियन वायरस और मोदी स्ट्रेन, आप सोचिए, कभी राहुल गांधी ने चाइनीज वायरस लिखा उसे? वुहान वायरस किसी भी कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता ने लिखा? मगर मोदी स्ट्रेन, इंडियन वेरिएंट क्यों, ये सवाल है। ठीक, 2 मिनट में आपने कंप्लीट की अपनी बात और सुप्रिया जी आपके पास भी 2 मिनट होंगे। 2 मिनट एक बार राघव जी और डॉक्टर अजय हम ये करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रिया जी, एक अच्छी बात ये रही कि आपकी पार्टी की तरफ से तुरंत पुलिस स्टेशन जाया गया और FIR की मांग की गई और वहां पर ऑफिशियल कंप्लेंट आपने अपनी दे दी। ये अच्छी बात है। क्या आपको लगता है सुप्रिया जी कि इस संकट की घड़ी में जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है और अब हम कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, देखिए 4 लाख से हम 2,63 तक तो पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं हमें आशावादी होना पड़ेगा सुप्रिया जी। तो ये डाइवर्ट करने के लिए टूल किट कांग्रेस का बताकर मुद्दों से भटकाने की आपको कहीं ना कहीं कोशिश लग रही है? मैं आपको बता दूं मुझे क्या लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को और सत्ताधीन पार्टी को जब लोगों की मदद करनी चाहिए, आज भी संक्रमण के मामले भले कम हो गए हो क्योंकि टेस्टिंग थोड़ी दी, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी बहुत ऊंचे हैं। 4,300 से ऊपर मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं अधिकारियों से, और कुछ मौत के आंकड़े मिसमैच भी करते हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जिस पर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। खैर, मेरा अपना ये मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी को आज जरूरत है लोगों की मदद करे, लेकिन उनके पास इसका टाइम नहीं है। ये पूरा फर्जी फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, पूरा फेक डॉक्यूमेंट है और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया। यूजुअली हम इसको इग्नोर कर देते, लेकिन इस महामारी के दौरान अगर गलत फहमी और दुष्प्रचार फैलाया जाएगा
तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इसकी लीगल कार्रवाई करेंगे, इसीलिए हमने एफआईआर करने की प्रक्रिया शुरू करी और हमने तुगलक रोड थाने पे एफआईआर जाके लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू करी है। सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोगों को पता चले कि जब लोगों की मदद करनी चाहिए सरकारों को और पार्टियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, जो हम करके दिखा रहे हैं लोगों की मदद करने में, तब भाजपा का जो पार्टी है, जो भाजपा का सोशल मीडिया है, जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो बैठकर एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसको इनके तमाम मंत्री शेयर कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये कदम उठाया, क्योंकि झूठ की उम्र ना बड़ी छोटी होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस फेक न्यूज के माध्यम से तो बहुत कुछ कहा गया है, इस डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ फर्जी डाला गया है, लेकिन चाहे जाहिर इन्होंने सच भी बोल दिया है। इस फेक न्यूज में जो बीजेपी के द्वारा बनाई गई है, इन्होंने मोदी जी को इनकॉम्पिटेंट बताया है, अमित शाह को मिसिंग बताया है, जयशंकर जी को क्वारंटीन बताया है, राजनाथ जी को साइडलाइंड बताया है, निर्मला सीतारमण को इनसेंसिटिव बताया है। ये भी बताया है कि ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडी, मौत में ड्रामा नहीं होता है, मौत में त्रासदी होती है, मौत में दुख होता है, मौत में पीड़ा होती 2 मिनट हो है। गए। और जब मौत की तरफ तैरती हुई लाशें देखी जाए तो कहीं पर शोभ और शर्म आनी चाहिए, ये ड्रामा नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की। हम राघव जी आपके पास आना चाहते थे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने आज बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो जाहिर सी बात है आपका फोकस उन पर रहेगा। उस पर भी हम संबित जी, सुप्रिया जी और अजय आलोक जी से बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, एक सवाल इस पर हो जाए कि ये जो टूल किट के बहाने अब अचानक से एक बहस शुरू हो गई है कि कांग्रेस ने ये टूल किट बनाया, पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का ये षड्यंत्र है, कांग्रेस चले गई पुलिस स्टेशन की एफआईआर दर्ज करो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के विरुद्ध। ये कहीं ना कहीं ऐसे संकट के समय में डॉक्टर अजय आलोक जी, जब हमें एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोरोना को हराना है, आपको लगता है कि डाइवर्ट करता है और हम लोगों को कहीं ना कहीं दूर करता है असल मुद्दों से? देखिए सही जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये सारा मुद्दा ये कहीं ना कहीं आज के वर्तमान राजनीतिक स्तर को बहुत नीचे की ओर ले जा रहा है, एक घिनौने स्तर पे। अगर ये बातें संबित पात्रा जी ने कही हैं, जो कि एक राष्ट्रीय दल के एक जिम्मेदार पद पे हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनकी बातों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, गंभीरता से तो लेना पड़ेगा। और सही बात है, कांग्रेस ने एफआईआर की है, तो मैं तो गृह मंत्री जी से मांग करूंगा कि बिल्कुल पूरी जांच, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कारण कि अगर ये सच्चाई है तो आप ये सोचिए कि कितना घृणित सच्चाई है। जो कांग्रेस के हिसाब से अगर ये फौज है तब भी कितना घृणित है। इसलिए जांच तो बिल्कुल इसकी हो ही जानी चाहिए कि एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट क्या है, बाकी क्या है, बाकी क्या नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियों में इस तरह से बात करना, मोदी स्ट्रेन कहना, ये कहीं ना कहीं देश को, मानवता को शर्मसार करता है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि इस बात की पुष्टि इसलिए होती है, जैसे संबित ने अभी बहुत सारे संबित जी ने दिखाए कि शशि थरूर जी ने कहा, क्या कहा, ये क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, आपके यहाँ पंजाब में वेंटिलेटर्स के क्या हाल हैं, ये सब कोई को पता है। इन सब बातों को आप कोरोबोरेट करेंगे तो फिर लगता है कि ये टूल किट नहीं है, ये एक ट्रिक किट है जो खेला जा रहा है, इस देश के साथ खेला जा रहा है। इस राष्ट्रीय, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय विपत्ति को अपनी संपत्ति लोग मान लिए हैं कुछ राजनीतिक दल, और इस पे लगातार घटिया राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। इंस्टेड कि हम लोग अभी कोविड से लड़ें, केसेस कम हो रहे हैं, इसको और रोकें, थर्ड वेव ना आए, इस पे दिमाग लगाएं, तो सारा दिमाग लगा हुआ है कोसना कोसना कोसना। तो अगर कोसने से कोरोना दूर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, कोसते रहिए। बाकी जो काम करने वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सच्चाई है कि हम एक दूसरे को कोस रहे हैं। लेकिन राघव जी, क्या आप मानते हैं, एक सवाल टूल किट पे हो जाए और उसके बाद हम, हाँ सुप्रिया जी, राघव जी रह गए ना, अब अगली बार संबित जी और उसके बाद आपका नंबर आएगा। राघव जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट किया जा रहा है? और एक चीज और बताइए राघव जी, कि क्या इस तरह के टूल किट, अगर वो कांग्रेस की तरफ से, जो बीजेपी का आरोप है कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है, आते हैं, या किसी भी राजनीतिक दलों की तरफ से आते हैं, उसका असर होता है? हमारे देश की जनता क्या जानती समझती नहीं है? उसे पता नहीं होता है कि कहां से क्या कैंपेन चलाया जा रहा है, कौन ये कैंपेन चला रहा है, किस तरह के वीडियोस आते हैं, कौन वो बनाता है, कैसे वो ऑपरेट होते हैं? राघव जी, देखिए सईद भाई, हमारा देश एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है
और इस दौर में मुझे लगता है हर विचारधारा के व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी दल से जुड़ा हो, हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म के आदमी को साथ आकर इस महामारी से लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो कोरोना राक्षस जीतेगा, हम सब हारेंगे अगर हम आपस में बंट गए तो। और आज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि इस देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां, इन्होंने कई साल, कई दशक देश की अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पे भी सरकारें चलाई हैं, अनुभवी लोग हैं, आज एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से दोषारोपण करते हैं। एक कोई कागज जारी करता है, दूसरा कहता है कि कागज फर्जी है। आज कांग्रेस की जहां तक बात है, अगर कांग्रेस के ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है तो लगाए, दिन रात लगाए, लेकिन कांग्रेस को तो जनता ने 2014 में भी और 2019 में दोनों चुनावों में नकार दिया। और जिम्मेदारी तो भाजपा की है, सवाल तो भाजपा से ही पूछ रही है आज की जनता, क्योंकि सत्ता में वो है, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी विशेष हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। विपक्ष की बात अपनी जगह है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। अगर इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट आया उसमें कांग्रेस सफाई दे, अगर वो कहते हैं ये सच है। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा से ज्यादा सवाल है लोगों को। वो पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर दिया आपने, और हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में वैक्सीन क्यों नहीं लगी। ऑक्सीजन 13,000 मेट्रिक टन आपने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर दी, ऑक्सीजन राज्यों को नहीं मिली। इस प्रकार के कई सवाल हिंदुस्तान की जनता के जहन में है, जो लोग अपनी सरकार से पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है असल मुद्दों से भटकाने का एक प्रयास है, और भाजपा असल मुद्दों से भटकाने में बहुत माहिर है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता उनका कोई मुकाबला है इस प्रोपेगेंडा को चलाने में और लोगों को असल मुद्दे से भटकाने से। 2 मिनट हो गए। राजनीति का समय चुनाव के पहले आएगा सईद भाई। चुनाव से पहले सारी पार्टियां निकालेंगी अपनी अपनी टूल किट, अपने अपने प्रचार करने के तरीके। उस समय गंदी राजनीति कर लेंगे। आज अगर एक साथ हम काम कर लें राघव जी, तो बेहतर रहेगा। हाँ ठीक है, आगे मौका आएगा। 2 मिनट क्योंकि हो गए थे, एक नियम है उसका पालन आप सभी ने किया, उसके लिए धन्यवाद। संबित पात्रा जी, संबित जी, जो सवाल राघव जी ने उठाया और उससे पहले सुप्रिया जी ने उठाया, और जो ये टूल किट जिसे आप कांग्रेस का षड्यंत्र बता रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होता संबित जी, क्या, या आपको ये नहीं करना चाहिए था कि वो जो सवाल उठाए उन सवालों के जवाब जनता को दे दिए जाएं, सामने रख दिए जाएं, अपना पक्ष रख दिया जाए, तो अपने आप जो षड्यंत्र करने वाला है वो एक्सपोज हो जाता है, और ये आपकी छवि और बेहतर हमारे देश की जनता के मन में बनती है कि देखिए साहब, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, जिसके लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो भी षड्यंत्र कर रहा है, उसके जवाब तो साफ साफ संबित जी ने दे दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा क्यों नहीं संबित जी? नहीं सईद भाई, ऐसा है, शायद आपने सुना नहीं होगा, जब वैक्सीन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोला था कि हमारे बच्चों को वंचित रखा गया, बाहर क्यों भेज दिया गया, तो एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से किया गया था कि किस प्रकार से कॉमर्शियल लायबिलिटी थी, लाइसेंसिंग लायबिलिटी थी, कितना एड में दिया गया। आपने अच्छे से, आज तक ने उसको अच्छे से दिखाया भी, उस पर स्टोरी भी किया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन को लेकर जब राजनीति की गई, हमने बहुत सधा हुआ अपने बयान को रखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। आज दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन को जो है वो स्टोर कर नहीं पा रही है, तो बाहर भेज रही है ऑक्सीजन। तो ये सब हमने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर ये टूल किट, इसको भी एक्सपोज करना, कहा गया है ना, अत्याचार सहना भी यह भी पाप है। अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र को सहना, देश के नाम को अपमानित होने देना। एक उदाहरण दे रहा हूं, इस टूल किट में कहा गया है वेंटिलेटर्स को लेकर एक भ्रम के माहौल को निर्माण करना है और कहना है कि सारे वेंटिलेटर्स खराब है, जबकि 700-800 वेंटिलेटर ऐसे हैं जिस पर चर्चा हो रही है, बाकी सारे वेंटिलेटर्स इंस्टॉल हो गए हैं। आप सोचिए, अगर 50,000 वेंटिलेटर देश में पीएम फेयर फंड के माध्यम से गए हैं, पहले मात्र 16,000 थे। जो लोग वेंटिलेटर पे आज होंगे, जब टूल किट के माध्यम से इस प्रकार की बातें, भ्रम फैलाई जाती है। कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया है वेंटिलेटर को लेकर। जो लोग वेंटिलेटर में हैं, उनके परिवार वालों के मन में क्या गुजरता होगा? क्या ये सफाई देना उचित नहीं है? दूसरी बात रहा मैं और 5 सेकंड लूंगा एफआईआर को। देखिए, एफआईआर पे हम पहला रिएक्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है, आप बिल्कुल एफआईआर करवाइए, पुलिस कंप्लेंट करवाइए। हमने तो एक डॉक्यूमेंट दिखाया जो हकीकत है, आप उसको फेक कह के एफआईआर करा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि सारे वेंटिलेटर खराब है, क्या उन पे एफआईआर होना चाहिए? कुछ कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाया, वैक्सीन को धता बताया, और कुछ नेताओं ने इस देश में कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, क्या उन पर भी एफआईआर होना चाहिए? ठीक है, तो बहुत बड़ा विषय है। संबित जी बताइए। संबित जी, ठीक है संबित जी, देखिए होनी चाहिए तो आप जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप भी नहीं, हम ये छोटी राजनीति नहीं करते हैं। नहीं ठीक है, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है, वो कांग्रेस का अधिकार है भाई, कांग्रेस जा सकती है। वो लोग गए, आपकी एफआईआर की मांग कर रहे हैं, कंप्लेंट दे दी गई है। सुप्रिया जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 बड़ी घोषणाओं के साथ दिल्ली वासियों को, कोरोना पीड़ितों को कुछ घोषणाओं का ऐलान किया,
उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि आपने 5,000 रुपए दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को देने का वादा किया है। 5,000 वो, 5,000 हम, 10,000 रुपए हम हर महीना देंगे। ये सुन के अच्छा लगा कि एक विरोधी दूसरे विरोधी की तारीफ करके उसको धन्यवाद कहते हुए उसका उल्लेख कम से कम कर रहा है। ये सकारात्मकता कांग्रेस की तरफ से क्यों नजर नहीं आती कभी? क्या कोई ऐसा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार की तरफ से आपको नहीं लगता है सुप्रिया जी, कि कहीं कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक किया, बाकी गलतियां तो है ही आपकी, 100 तो हम गिनाते ही? सैयद अंसारी जी, आपने अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी, और इसलिए जवाब दूंगी क्योंकि लोकतंत्र में हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है। हमारे गांव की तरफ कहा जाता है खेत मेड़ का झगड़ा, कि हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है एक दूसरे से। लेकिन अगर जनता के खिलाफ में कोई काम होगा तो हम जरूर बोलेंगे। हम वैक्सीन पर क्यों बोले? क्योंकि हमारी जनता को जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वैक्सीन था वो सरकार की गफलत और विफलताओं के चलते नहीं लगा। और मैं फिर से बोलूंगी, आज भी 18 करोड़ गलत बोला जाता है। 14 करोड़ 24 लाख लोगों को पहली और 4 करोड़ 20 लाख लोगों को दूसरी डोज लगी है और 59 लाख लोगों को मात्र डोज लगी है 18 से 44 वर्ष की आयु में। इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि हमारे लोगों के खिलाफ था ये। हम ऑक्सीजन पर क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि लोग देश के दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहाँ हमारे लोग बेदम होकर ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। इसलिए हम बोले क्योंकि केंद्र सरकार उसका प्रोक्योरमेंट और आवंटन दोनों कर रही थी, तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। हम वेंटिलेटर पे क्यों बोले, अब मैं आपको बताती हूँ। सरकार में अगर छोटी सी एक फैक्स मशीन भी चाहिए होती है ना किसी दफ्तर में, तो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होता है, RFQ फ्लोट होता है, उसके बाद एक कंपनी फाइनलाइज होती है, वो अपना प्रोडक्ट भी देती है, इंस्टॉल भी करती है, टेस्ट भी करती है, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर आ गए पीएम केयर फंड से जिसमें पब्लिक का पैसा है, तो इसमें जवाबदेही भी तो करनी चाहिए ना, किसने ये गलत किया? हम तो ये कह रहे हैं पीएम केयर फंड में जिसने प्रोक्योर किया उसने कुछ गलत किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जब हमारे यहाँ लाशें तैर रही हैं, आज जब हमारे यहाँ घाटों पर दफन करी जा रही है लाशें बर्बक होकर, तो क्या आज हम ये ओछी राजनीति करेंगे, झूठा दस्तावेज दिखाएंगे, या आज हमारे टॉप ऑफिसर्स बैठकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे कि प्रधानमंत्री की छवि कैसे सुधरी रहे? क्या आज हम सवाल नहीं करेंगे? और ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है एक भारतीय होने के नाते, क्या आज हम सवाल नहीं करेंगे कि 20,000 करोड़ से कितने एम्स, कितने वेंटिलेटर, कितनी वैक्सीन, कितनी रेमडेसिविर बन सकती थी? और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जब डेली गार्जियन जैसे लोकल पेपर को सब लोग ट्वीट करने लगते हैं, लैंसेट के खिलाफ लिखे आर्टिकल को सब लोग कुतर्क ट्वीट करने लगते हैं, तो वो टूल किट होता है। और पटना हाईकोर्ट ने बड़ी झाड़ लगाई है बिहार के ऑफिसर्स को। मैं नहीं कह रही, पटना हाईकोर्ट ने जबरदस्त झाड़ लगाई है। सुप्रिया जी कहीं रुकना पड़ेगा आपको, सुप्रिया जी कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि समय सबको देना पड़ेगा। संबित जी नोट कर लीजिए, अजय जी और राघव जी के बाद आप सुप्रिया जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजय आलोक जी, डॉक्टर साहब वही सकारात्मक राजनीति की हम बात कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, और अरविंद केजरीवाल ने एक माफी भी मांगी थी ना पिछली बार जब प्रधानमंत्री और उनकी दोनों की मीटिंग हुई थी, तो कहा था कि साहब प्रोटोकॉल का मैंने उल्लंघन किया, उन पर आरोप लगा था, बीजेपी आकर माफी मांग ली। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की बातें हर तरफ से आनी चाहिए, और क्या आज दिल्ली से सीखते हुए बिहार की सरकार भी बिहार के गरीबों को मुफ्त राशन का कुछ ऐलान करेगी, कोरोना से जो प्रभावित हैं उन लोगों के लिए विशेष करके? सही जी, आपकी जानकारी में नहीं होगा, जब से कोरोना का सेकेंड वेव शुरू हुआ होली के बाद, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही बिहार ने घोषणा कर दी थी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने का राशन हम मुफ्त में देंगे। ठीक है, ये लोग बाद में कर रहे, हमने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। अब आइए दूसरी बात पे, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की एक और सकारात्मक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ 5,000 रुपए नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र 5 किलो राशन देगा, 5 किलो राशन हम भी देंगे। अच्छी बात है, मैं इसी को कहता हूँ कि कलेक्टिव एफर्ट। अभी मुझे पटना हाईकोर्ट की झाड़ की याद दिला रही थी, देख लीजिए सकारात्मकता, आपके टीवी पे कितनी सकारात्मकता दिखा रही है। हमें झाड़ दे रही है, महाराष्ट्र की मौत भूल जा रही है, राजस्थान के वेंटिलेटर्स भूल जा रही हैं, उस पर क्या टिप्पणी थी हर जगह की वो भूल जाती है। इसको कहते हैं सकारात्मकता। ऐसे ऐसे पार्टी और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आप सकारात्मकता की कहां से उम्मीद करेंगे, जो ये बात बोले आज की तारीख में कि
प्रधानमंत्री को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, कोई अलग अलग कार्टून बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। एक आज तक कंस्ट्रक्टिव सजेशन अगर कांग्रेस पार्टी ने दिया तो वो जरा बताइए। क्रिटिसिज्म के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आलोचना आलोचना आलोचना। मोदी विरोध ये पूरा पिछला 1 साल 20 से जब से कोरोना शुरू हुआ तब से आप लेके लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, वैक्सीन हम नहीं लेंगे, मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन में क्लिनिकल एफिकेसी नहीं है, अब वैक्सीन क्यों नहीं है। हर चीज में चित भी मेरी पट भी मेरी। इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की आलोचना करो। इनको लगता है कि आलोचना करने से देश की जनता इनकी बात मान जाएगी। अफसोस ऐसा हो तो नहीं रहा है। लेकिन अब मैं एक बात समझ गया हूं कि दीवार से सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इनको जवाब हमेशा चुनाव में ही मिलता है। और सच्चाई है कि अगर हम काम नहीं करेंगे इस कोरोना काल में, जनता को राहत नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू या एनडीए के कोई भी दल हो, ये तो हमें चुनाव में जनता साथ नहीं देगी। डॉक्टर साहब, हम काम करेंगे बहुत तो बहुत बड़ी बात, कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात आपने कही, और यही सच्चाई है। यही सच्चाई है कि हमारे देश की जनता को हम जितना भी नासमझ समझ लें, वो ऐसा है नहीं, वो सबक जरूर सिखाती है। और इसके उदाहरण आप चारों पार्टियों के जो प्रवक्ता यहां पर हैं। राघव चड्ढा जी, हम आपके पास आना चाह रहे थे और नंबर भी आप ही का है। सुप्रिया जी, आप जवाब देना चाह रही थी। संबित जी, आपके पास भी सवालों की लंबी लिस्ट आ गई है। बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की, धूमिल करने की साजिश, षड्यंत्र कांग्रेस की तरफ से रचा जा रहा है। कांग्रेस एक शिकायत लेकर थाने चले गई और कहा कि एफआईआर दर्ज कीजिए। उसमें संबित जी का नाम भी है कि संबित जी पर भी एफआईआर दर्ज की। संबित जी आएंगे, लेकिन नंबर क्योंकि राघव जी का है। राघव जी, आज जब अरविंद केजरीवाल, आपके नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए और उन्होंने कुछ घोषणाएं की, तो लगा कि हम संबित जी से भी पूछें, डॉक्टर अजय आलोक से भी पूछें और सुप्रिया जी से भी कहें कि ऐसी ही घोषणाएं आपके प्रदेशों में और देश भर में क्यों नहीं होती? क्यों वो बच्चे जो अनाथ हो गए 25 साल तक, उन्हें हमारी सरकारें मदद नहीं करती? अच्छी बात, लेकिन जब राघव जी आप ही कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब आप ही कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता को भी ये शक होता है, भ्रम होता है कि कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से बच तो नहीं रहे। ऐसा क्यों? देखिए सईद भाई, सबसे पहले तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 4 बड़ी अनाउंसमेंट्स करी है। मैं बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले 10 केजी राशन दिल्ली के हर राशन कार्ड धारक को मुफ्त में दिया जाएगा। दूसरी चीज, दिल्ली में किसी की भी मृत्यु अगर कोरोना महामारी से हुई है तो उनके परिजनों को 50,000 रुपए की मुआवजा की राशि दी जाएगी। जिस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जो ब्रेड विनर था, यानी कि जो कमाकर अपने घर वालों को खाना खिलाता था, रोटी परोसता था, अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो 2500 रुपए की महीने की पेंशन उसके हर महीने उसके परिवार को दी जाएगी। और जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता इस कोरोना महामारी के सामने जिन्होंने घुटने टेक दिए, जिनकी जान चली गई, उन बच्चों को 25 साल की उम्र तक मुफ्त एजुकेशन और 2500 रुपए का मंथली यानी कि हर महीने की पेंशन उनकी भी बांध दी गई है। ये छोटे प्रयास हैं दुख और दर्द उनका कम करने का। उनका जो अपना कोई चला गया उसे तो नहीं कम कर सकते, वह तो हम नहीं ला सकते, लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार जो हमेशा क्रम में खड़े अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचती है, उसके द्वारा एक छोटा सा प्रयास है। मुझे इसीलिए लगता है, और मैं सदैव से कहता आया हूं, इसलिए नहीं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी मेरे नेता हैं, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ही इज अ चीफ मिनिस्टर विद अ हार्ट। उनके दिल में जो हृदय है वो दिल्ली वालों के लिए और क्रम में खड़े अंतिम व्यक्ति, गरीब आदमी के लिए धड़कता है। और आज उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स करी हैं वो निखर कर सामने आई है चीजें। मैं चाहूंगा कि और भी राज्य इस प्रकार की घोषणाएं करें ताकि गरीब राघव जी, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। जहां तक संक्षेप में जल्दी, क्योंकि अब समय कम है और सबको समय देना है। जी सुप्रिया जी आ रहे हैं। दो चीजें, दो छोटी जल्दी से, थोड़ा संक्षेप। सईद भाई, ऑक्सीजन और वैक्सीन की जहां तक बात थी उस पर हमने सवाल खड़े करे। एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते अगर हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं तो हमें वो मुद्दा उठाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यदि केंद्र सरकार से कोई मदद मिलती है तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मदद की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री जी को भी शुक्रिया अदा करा। और आखिरी चीज, एक वाक्य और राघव जी, जहां तक कांग्रेस की कथाकथित टूल किट का सवाल है, अभी संबित भाई ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री इसको लेकर बयान जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया भी है
तो आप लोगों की जानें बचाने पर वैक्सीन कैसे लाई जाए, लोगों को लगाई जाए, उस पर ध्यान दें, ना कि केंद्रीय मंत्री सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष के लोगों को गाली निकालें। बिल्कुल ठीक है। सब्बित जी, सुप्रिया जी राघव जी की बातों और सवालों का जवाब तो दीजिए, क्योंकि सुप्रिया जी जब बोल रही थी तब भी आप बोलना चाहते हैं, लेकिन दो छोटे छोटे सवाल हम पूछ लेते हैं, वो आप संक्षेप में सबका जवाब दे दें क्योंकि समय कम रहेगा। पहला ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने आज जो घोषणाएं की हैं वो उससे आप सहमत हैं, उनकी तारीफ करेंगे, और क्या केंद्र सरकार ये देश भर में लागू करने का प्रयास करेगी अगर ठीक है तो? दूसरा ये कि आज डीएम्स के साथ जब पीएम ने बातचीत की तो उसे लाइव कर दिया, और पिछली बार जब सीएम्स के साथ बात हुई थी तो कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी। बताइए सब। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं। पहले तो यहां पर अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने इससे पहले कहा कि अगर सेंट्रल विस्ता नहीं बनता तो इतने वैक्सीन आ जाते, उसी पैसे से इतने दवाई खाने खुल जाते, उसी पैसे से इतने बेड हो जाते। आप देख सकते हैं आज जो टूल किट में एग्जैक्टली उसका एक पैराग्राफ है कि आप लोगों को 20,000 करोड़ रुपए को बार बार दिखाना है और उसमें कितनी कितनी दवाइयां, ऑक्सीजन इत्यादि आ सकता है, इसको आपने बढ़ाना है। तो ये फेक कैसा है? पहली बात तो है ये भ्रामक है। 20,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं। नड्डा जी ने चिट्ठी भी लिखी। 800 करोड़ रुपए का टेंडर अभी मात्र हुआ है और एक 700 करोड़ रुपए का हुआ है एवेन्यू का। तो यहाँ भ्रम फैलाया जा रहा है। नंबर एक, टूल किट में जो लिखा गया हूबहू वही बातें यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता कर रही है, मतलब ये फेक नहीं है। दूसरी बात आप बताइए मुझे, यहाँ वेंटिलेटर को लेकर कहा गया कि ये वेंटिलेटर्स घटिया है, और पंजाब का खास करके उदाहरण देते हुए अभी यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप हकीकत में जाइए, वहां पे इंस्टॉल नहीं किया गया। सारे वेंटिलेटर लेके आपने सेंट्रल वेयर हाउस में रखा। इंस्टॉल करने के लिए व्यक्ति गए तो उनको कहा गया कि सेंट्रल वेयर हाउस में है। अगर पैकेट में बंद करके सेंट्रल वेयर हाउस में रखेंगे तो वो इंस्टॉल कैसे होंगे? जहां तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का सवाल है, देखिए अनाउंसमेंट तो सब कुछ अच्छे होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले बहुत अच्छे अनाउंसमेंट किए थे कि हम हर घर में ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, हम हर घर में एक एक बेड रखेंगे, हर घर में ऑक्सीमीटर पहुंचाएंगे, हमारा डॉक्टर आपके घर में पहुंच जाएगा। मगर जैसे ही पानी सर के ऊपर जाने लगा, उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये तो मोदी जी मुझे ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे हैं, मोदी जी मुझे ऑक्सीमीटर भी नहीं दे रहे हैं, मोदी जी ने बेड भी नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आज उन्होंने कहा है कि राशन भी पहुंचाएंगे, उन्होंने कहा है मुफ्त चिकित्सा भी देंगे। जब तक कि ये घोषणाएं पूरी नहीं हो जाती है, कहीं बीच में ये ना शुरू कर दे मोदी जी ने मुझे पढ़ाने के लिए मौका नहीं दिया, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए स्कूल नहीं खुलवाया, मोदी जी ने जो है हमें पैसे नहीं दिए। मुझे लगता है इस प्रकार का जो आक्षेप आम आदमी पार्टी बहुत लगातार करती रहती है, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि कौन किस प्रकार बिहेव करने वाला है। देखिए, टूल किट को एक्सपोज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि देश को कम से कम इस घड़ी में एक होकर खड़ा होना चाहिए। अपमानित और बदनाम करना, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सुप्रिया जी क्या हम भाई जी नहीं, आप पूछ लीजिए तब मैं बोलूं। नहीं, ये कि कोई ऐसी सूरत बनेगी सुप्रिया जी जहां वो सकारात्मकता देखने को मिलेगी कि हाँ चलिए अब हम एक मुद्दे पर ही सही, कोरोना पर ही सही, मिल बैठकर पक्ष विपक्ष सब इससे लड़ेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा था, जिसका बहुत ही भद्दा रिप्लाई डॉक्टर हर्षवर्धन ने भेजा और प्रधानमंत्री ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया था। जो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था कुछ सुझाव देते हुए, जो CWC ने सुझाव दिए थे 4 हफ्ते पहले कि आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग शुरू करिए, ये सब सकारात्मक सुझाव ही थे ना। हमारी तो कोशिश हमेशा से रही है, चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो टूल किट जिसकी ये तथाकथित बात करते हैं उसको हम नगण्य करके हम सुझाव देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की चुनी हुई सरकार देश के लोगों के लिए काम करे, हमारे लोगों की जान बचे। पॉलिटिक्स हम किसी और दिन कर लेंगे, बड़ा भयावह मंजर है। लेकिन देखिए, सकारात्मक सुझावों का और साथ खड़े रहने का ये क्या सिला देते हैं? ये पूछते हैं, ये कहते हैं हमने गलत कहा और हमने फलाना किया। ये किस बेसिस पर बार बार बोलते हैं अभद्रता से 70 साल क्या हुआ? बिना 70 साल हुए आप टीवी पर आकर जान बांच रहे हैं? ये मुझे कोई बता दे। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, जब मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि ऐसी ऐसी चीजें करिए जिससे वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाए, तो उनको क्यों दरकिनार कर दिया गया? उनको डार्क चॉकलेट, हेल्थ मिनिस्टर जी ने बोला कि नहीं नहीं ये सब गलत है, आपने फलाना गलत कर दिया। ये किसी तरह की बात करने का तरीका होता है पूर्व प्रधानमंत्री से? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो टूल किट की इतनी बात ये कर रहे हैं, चलिए आप राजनीति के बेसिस पे फर्जी टूल किट बना भी लीजिए, मैं तो ये भी आपसे कह रही हूँ, आप केपेबल हैं। आप लोग क्योंकि फर्जी और फेक न्यूज फैलाते हैं, आप केपेबल हैं। जो काम अभी तक आपकी IT सेल छुप कर करती थी, प्रवक्ता खुलेआम कर रहे हैं, अध्यक्ष खुलेआम कर रहे हैं, करिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है,
बेदम होकर तड़पते हुए जान दी है। बिना वैक्सीन के लोग आज दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या उनको कोई फर्क पड़ता है आपके इन दलीलों का? और छवि सुधारने की जहां तक बात है, अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया होता तो छवि सुधर जाती। जिन डीएम से आप जो बात कर रहे हैं, मैं छोटी सी समझ आ रहे हैं, छोटी सी बात बता अजय जी राघव जी के बाद सुप्रिया जी संक्षेप। डिपार्टमेंट, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री है प्रधानमंत्री जी। डीएम्स को आपने हटा के जिलों से वहां बिठाया हुआ है। अरे उनको काम करने दीजिए जिलों में, क्यों उनकी अभी ट्रेनिंग? ठीक है सुप्रिया जी, सुझाव भी हो गया आपकी तरफ से। और पूरा देश सेंट्रल विस्ता पर पूछ रहा है सवाल। ठीक है, पूरा देश टूल किट लेके चल रहा है? जी आ रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है सुप्रिया, सारा देश पूछ रहा है बस थोड़ा संक्षिप्त रखेंगे ना सुप्रिया जी, तो बात हुई। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अजय आलोक जी। अजय जी, गांव में बिहार में कोरोना का इलाज लोगों को किस तरह से मिल रहा है? क्या टेस्टिंग वहां पर हो पा रही है? और इस समय स्थिति क्या है? जो आपके विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में कोरोना को लेकर गांवों की स्थिति बहुत खराब, क्या ये भी षड्यंत्र है या इसमें कुछ सच्चाई? देखिए, इसमें सच्चाई नहीं है सही जी, मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में हम संक्रमण दर 5% से नीचे आ गए हैं। कल भी हमारी टेस्टिंग 1,30,000 हुई है और हम देश भर में टॉप 5 राज्यों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहा है। गांव में संक्रमण फैला जरूर था, लेकिन बिल्कुल जिलावार टीम बना के गांव में टीम जा रही है। रैपिड एंटीजन ट्रूनेट हम लोग कर रहे हैं गांव में, क्योंकि आरटीपीसीआर का समय रिजल्ट आने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, तो हमने स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी है। हमारे डॉक्टर्स गांव में, और प्लस हम लोगों ने लोकल लेवल पे भी डॉक्टर्स को एंगेज किया है। 10,000-1,500 डॉक्टरों की बहाली लगभग कर रहे हैं हम लोग। तो अभी गांव की स्थिति में हमारा काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी पैनिक के मोड में आया। सरकार पैनिक मोड में काम कर रही है, लेकिन पैनिक की स्थिति ग्राउंड पे भी नहीं हुई है। गांव में भी लोग सजग हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को अपने गांव से दूर रखें। ये एक अच्छी चीज है। अजय जी, गांवों की स्थिति आपने बता दी, लेकिन शहरों में जो बड़े अस्पताल हैं वहां आज स्थिति यह है कि वहां बेड तक नहीं मिल पा रहा है मरीजों को, कोरोना वालों को। नहीं, और नहीं, आज ये स्थिति नहीं है। पिछले 5 से 7 दिनों में स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। आज की तारीख में एम्स में भी लगभग 70-80 बेड्स खाली हैं, सरकारी अस्पतालों में, अन्य सरकारी अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, प्राइवेट में भी बेड्स खाली हैं। ये अच्छी बात है अजय जी, और आपके मुख से अगर ये बात यहाँ बिहार के लोगों तक पहुंचती है तो राहत की बात होगी उनके लिए। सबित जी, वो एक जो सवाल ऐसे समय में आता है जब कोरोना से व्यापार नष्ट हो गए हैं, हमारी आर्थिक गति जो है देश को पटरी पर लाने की या दौड़ाने की वो धीमी हो गई है, छोटे छोटे व्यापारी कारोबारी वो परेशान हुए हैं, तो ऐसे में क्या कोई मदद उन्हें, और कोरोना से फौरी तौर पर, हालांकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है मौतों का, लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि हर मृतक को हम 50,000, उसके परिजन को 50,000 रुपए की सहायता देंगे, केंद्र सरकार ऐसा कुछ सोच सकती है क्या? ये कॉम्पेंसेशन जो होता है मृतकों को राज्य सरकार का विषय होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने आरंभ किया है और सभी राज्य इसको जरूर करें। मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों को आजीवन 5,000 रुपए देने का अनाउंसमेंट किया। मैं शिवराज जी का भी धन्यवाद करता हूँ। 2-3 विषय जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ उठाए गए हैं मैं वो रखना चाहता हूँ। पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा हम सुझाव देना चाहते हैं और देते आ रहे हैं। अच्छी बात है, सुझाव देना बहुत अच्छी बात है, ट्विटर पे देना तो और अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज भी कांग्रेस 3-4 राज्यों में तो है ही, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, झारखंड में भी मिलीजुली सरकार इनकी है, तो ये सुझाव वहां भी तो काम कर सकता था। अगर ये सुझाव वाकई काम कर जाते तो महाराष्ट्र में जहां 60% केस हुए, सबसे अधिक मृत्यु दर जहां पे हुआ, और पूरे हिंदुस्तान में जहां से कोरोना केस फैला, तो वहां कोरोना होता ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मिसहैंडलिंग हुई है। दूसरा, इन्होंने कहा कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर हमने सुझाव दिया था। आपके सुझाव के बाद हमने उस भ्रम को तोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि किस प्रकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं हो सकती है, और इस पूरे विषय को आज तक ने दिखाया भी था, आपको देखना चाहिए। आपने कहा हम ये बार बार क्यों कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहूंगा, 70 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लैकिंग को लेकर बीजेपी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट, महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अंत में सेंट्रल विस्ता को लेकर आपने कहा पूरा हिंदुस्तान पूछता है, नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दिल्ली हाईकोर्ट में फेंक दिया। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में हम सबको अहंकार को अपने घर में छोड़ के आना चाहिए। कभी भी अपने मुंह चेहरे पर, अपने वाणी में ना अहंकार झलके,
ना एरोगेंट हम दिखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, जो अहंकार आज कांग्रेस की प्रवक्ता उनके चेहरे से, उनके वाणी में झलकता है, ये बहुत दुखदाई होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। संबित जी बिल्कुल ठीक है। संबित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश में जो घोषणा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है, वो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। न सिर्फ पेंशन दे रहे हैं बल्कि मुफ्त राशन और उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी मुफ्त कर दी गई। अच्छी बात है। हमारा प्रश्न सिर्फ ये था कि केंद्र मतलब ये कि बीजेपी की जितनी सरकारें हैं आपकी विभिन्न राज्यों में सबसे ज्यादा, वहां पर आप लागू कर दीजिए। सुप्रिया जी संबित जी की बात का जवाब दीजिए और थोड़ा संक्षेप में रखें तो एक एक रिएक्शन और ले लेंगे सबसे, प्लीज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के प्रवक्ता मेरे चेहरे मोहरे पर कोई कमेंट करे, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर डिबेट के लिए आए हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले क्या आपने सरकार से चेक किया था कि सरकार ने WTO पर बिल्कुल अलग स्टैंड क्यों लिया था कि हाँ पेटेंट हट जाने चाहिए, और यहाँ पर आकर बिल्कुल अलग स्टैंड ले लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन अब कंपलसरी लाइसेंसिंग कर कंपनीज को निर्माण के लिए दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार वैक्सीन की बात कर रही है, सरकार ने वैक्सीन के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था? जनवरी 2021 में ही क्यों याद आया? और अहंकार की बात उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो महामारी के वक्त धोखाधड़ी कर रहे हो, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, फेक न्यूज का प्रचार कर रहे हो, उनको नहीं शोभा देता है। आपको लोगों ने सत्ता में लाए हैं, विश्वास पे लाए हैं, उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात मत करिए। लोग आज परेशान है, दुखी है, रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने की जरूरत है, धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं है उनके साथ। मेरे चेहरे मोहरे को देख के कमेंट मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। करना चाहते हैं करिए, हम डिबेट करने आए हैं देश की जनसंख्या के लिए, WTO के लिए। आपने कहा वैक्सीन कमर्शियल एंगेजमेंट में गई, तो फिर आप क्यों ताली बटोर रहे थे अगर कंपनी ने भेज दी? आप चित भी मेरी पद भी मेरी नहीं चल सकती ना। सच ये कि विश्वगुरु बनने के चक्कर में आप देश को भूल गए। सुप्रिया जी मैं क्षमा चाहता हूं, संबित जी आपसे भी और सुप्रिया जी से सुन नहीं पाए चेहरे मोहरे पर क्या बात हुई। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और हो सकता है कि माफी। डॉक्टर संबित पात्रा जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, राघव चड्ढा जी और डॉक्टर अजय आलोक जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस सकारात्मक चर्चा के लिए, एक दूसरे को सुनने के लिए और अपनी बात बहुत अच्छी तरह से रखने के लिए। कोरोना से हम युद्ध लड़ रहे हैं, जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। 2,63,000 केस 4 लाख से काफी कम हुए हैं। यह आंकड़ा एक दिन जरूर खत्म होगा। सरकारों को मिलकर काम करना होगा, विभिन्न राजनीतिक दलों को एक साथ आकर काम करना होगा। जनता तो एक दूसरे की भरपूर मदद कर ही रही है। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।